पिछले भाग में आप सबने देखा कि अंजलि मिहिर को मारने पहाड़ी पर पहुंच तो जाती है, मगर छिपकर मिहिर और मृणालिनी की बातें सुनती है। दूसरी ओर गिरीश कटकानंद के पास जाता है और कटकानंद उसे सलाखा और विशाखा की इस लड़ाई का राज बता देता है। वही मिहिर सलाखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है, मगर मिहिर के सामने सलाखा का राज सामने आ जाता है कि सलाखा भी एक नागिन है। अब देखिए कैसे कहानी में इस चीज से चेंज आने वाला है। सलाखा, तुम एक नागिन हो? और मिहिर घबराकर पीछे की ओर चलने लगता है कि तभी उसका पांव फिर से लड़खड़ा जाता है और वो जैसे ही गिरता है सलाखा उसे अपनी पूंछ में लपेटकर अपने एकदम पास ले आती है। मिहिर, हाँ मैं एक नागिन हूँ, मगर मैं तो अभी भी वही सलाखा हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। वहाँ अंजलि के अलावा कोई और भी था जो ये सब छिपकर देख रहा था। वो थी सलाखा की बहन विशाखा। विशाखा सलाखा और मिहिर की ऐसी नजदीकियां देखकर सामने लगी झाड़ियों के कांटों पर अपना हाथ दे मारती है, जिससे उसके हाथ से खून टपकने लग जाता है और विशाखा की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो जाती हैं। तो सलाखा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? वो मिहिर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं तुम्हें सोचकर जवाब दूंगी। कोई बात नहीं सलाखा, तुम सोचकर बता देना। और सलाखा और मिहिर दोनों वहां से चले जाते हैं। सलाखा, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं क्या करती हूँ। और विशाखा भी गायब होकर वापस चली जाती है। तभी अंजलि वहां से बाहर आती है। जितना सिंपल ये सब नजर आ रहा था, सब उतना सिंपल है नहीं। आखिर ये बच्चे कटकानंद जैसे दुष्ट के चक्कर में कैसे आ गए, मुझे पता लगाना होगा। अंजलि ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर विशाखा के खून पर पड़ती है, जिसमें से छोटे छोटे सांप पैदा होकर इधर उधर जा रहे थे। ये कैसी अजीब चीज है। सलाखा और मिहिर जा ही रहे होते हैं कि तभी सलाखा देखती है कि उसके कान का झुमका वहीं गिर गया है। मिहिर, मेरा झुमका गिर गया है, चलो वापस लेने जाते हैं। और सलाखा और मिहिर फिर से उधर पहाड़ी पर ही लौटते हैं कि तभी दोनों अंजलि को भी वहां देख लेते हैं। तब अंजलि का चेहरा ढका हुआ नहीं था। मिहिर को अंजलि का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। ये क्या, अब मेरा राज तो सामने आ जाएगा। अरे आंटी, आप यहाँ? चलो अच्छा है, आज मिहिर और आपको मैं मिलाकर ही रहूंगी। ये कौन है सलाखा? अरे बुद्धू, तुम अपनी आंटी को भी भूल गए। ऐसी भी क्या नाराजगी है तुम्हारी जो तुम इनसे बात भी नहीं करते? सलाखा बेटा, रहने दे, मुझे अभी जाना चाहिए। एक मिनट सलाखा, कौन आंटी? मैंने नहीं जानता हूँ। ये कौन है? और मेरी कोई आंटी वांटी नहीं है। अंजलि ये सुनकर रोने का नाटक करती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये ऐसा ही है। अब मुझे जाने दो। मिहिर, अब बस भी करो, गलत कर रही हो तुम। और सलाखा अंजलि को लेकर वहां से चली जाती है। मिहिर वहीं खड़ा होकर सोचता है, यार ये औरत मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने कहीं तो देखा था इन्हें। और मिहिर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे बचपन की एक धुंधली याद नजर आती है, जिसमें अंजलि शिवानी से मिल रही थी। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? और आखिर ये औरत कौन है जो मेरी आंटी बन रही है? मिहिर भी परेशान होकर जाने लगता है। दूर बैठी एक मोरनी ये सब देख रही थी, जो मृणालिनी होती है। अच्छा, तो कटकानंद अब दूसरी ही चाल चल रहा है। मैं मेरे दोस्त मिहिर को कुछ नहीं होने दूंगी। इस आंटी का पर्दा तो मैं फाश कर दूंगी। और मोरनी गुस्से से अपनी आंखों से लेजर निकालती है, जो सामने खड़ी चट्टान पर जैसे ही गिरता है वो चूर चूर हो जाता है। सलाखा को मुझ पर शक हो गया, इससे पहले मैं ही सफाई दे देती हूँ। देखा सलाखा, कितना जिद्दी है मिहिर। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर देगा। कोई बात नहीं आंटी, आप अभी आराम कीजिए, मैं कल खुद मिहिर से बात करूंगी। और दोनों आराम करने चली जाती हैं। विशाखा जंगल पहुंचती है। वहां गिरीश पहले से ही बैठा हुआ था। क्या बोला मिहिर ने विशाखा? विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है और गिरीश के कंधे पर सर रख लेती है और सारी बात बताती है। पहली बार गिरीश को कुछ अलग महसूस होता है। विशाखा, रोना बंद करो मेरी दोस्त। और गिरीश अपना हाथ के दस्ताने निकालकर विशाखा का चेहरा पकड़कर उसके आंसू पोंछता है। तभी विशाखा की नजर गिरीश के हाथों पर जाती है। गिरीश, ये तुम्हारे हाथ इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? गिरीश के हाथ तेजी से रंग बदल रहे थे। वो तुरंत हाथ छिपा लेता है। विशाखा को रोता देख अब गिरीश का दिल पसीज रहा था।
गिरीश विशाखा का हाथ पकड़ता है और उसके चेहरे को जैसे ही चूमने वाला होता है उसे होश आता है। अरे ये मैं क्या करने वाला था? पागल गिरगिट, तू होश में रह, वरना तो बाबा तेरी ही बलि चढ़ा देगा। विशाखा तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसके लिए भी एक प्लान है। अंजलि अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे उठाकर हवा से उड़ाकर ले जा रहा है। अंजलि इधर उधर देखती है तो वो खुद को मोरनी की पीठ के ऊपर रखा पाती है। मोरनी ने पंखों के ऊपर अंजलि को लेटाया हुआ था। पागल मोरनी, छोड़ मुझे, जाने दे। तुझे जाने दूं? ठीक है। और मोरनी अंजलि को उस पहाड़ी पर नीचे फेंक देती है। कौन है तू? मैं कौन हूँ बाद में जानना, पहले बता तू कौन है और तेरी मिहिर से क्या कनेक्शन है? तू भी उस कटकानंद का मोहरा है ना जो हमें चोट पहुंचाने आई है? तो तुम ये कैसे जानती हो? मगर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मगर मोरनी गुस्से से पंख फैलाकर उसके ऊपर कांटे फेंकने लगती है। कांटों से बचने के लिए अंजलि भी अपने नागिन रूप में आ जाती है और लहराते हुए मोरनी के हर वार से बच जाती है। अच्छा, तो तू एक दुष्ट नागिन है, रुक अभी तुझसे निपटती हूँ। और मोरनी भी अपने असली नागिन रूप में आ जाती है। अंजलि यह देखकर समझ जाती है कि यह मृणालिनी ही थी। दोनों नागिनों में बड़ा झगड़ा हो रहा था। कभी अंजलि जहर की फुफकार मारती तो कभी मृणालिनी अंजलि के ऊपर जहर फेंकती, मगर अंजलि अधिक ताकतवर थी। तभी अंजलि ने मृणालिनी को हरा दिया और उसके ऊपर अपना पांव रखकर उसे दबाने लगी। तभी मृणालिनी के मुंह से आवाज निकली, अन्नी दीदी मुझे बचाओ। ये सुनते ही अंजलि रुक गई। अंजलि ने मृणालिनी को खड़ा किया। क्या बोला तुमने अभी? किसका नाम लिया? मैं तुझे क्यों बताऊं नागिन? तभी अंजलि मृणालिनी का हाथ मोड़ देती है और दोनों ही अपने आधे नागिन वाले रूप में आ जाते हैं। अगर तेरा नाम मेरी बहन के नाम पर ना होता तो मैं तुझे अभी कुचल डालती। कौन थी तुम्हारी बहन? थी एक छोटी सी प्यारी बहन थी मेरी, जो न जाने अब कहाँ है, मेरी मनी। ये सुनती ही मृणालिनी चौंक जाती है। मनी? ये तो मुझे मेरी अन्नी दीदी बुलाती थी, इसका मतलब आप ही मेरी दीदी हो? अंजलि चौंक कर मृणालिनी का चेहरा देखती है और बचपन की यादें याद करती है। मैं जब भी घर में घुसती तो मेरी छोटी मणि आकर मुझसे लिपट जाती थी। अन्नी दीदी आप आ गई? और फिर एक दिन उस तांत्रिक ने मुझे कैद कर लिया और मेरी नन्ही सी जान एकदम अकेली पड़ गई। मृणालिनी और अंजलि एक दूसरे के गले लगती हैं। छोटी, आखिर हम मिल ही गए। तुझे ढूंढने के लिए ही मैं ये सब कर रही थी। दीदी, मुझे लगा उस तांत्रिक ने आपको मार डाला और इसलिए मैं यहाँ मोरनी की बहन बनकर उसका राज जानने आई थी, ताकि मैं समय आने पर उसे खत्म कर सकूं। छोड़ ये सब, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी मुझे इतने सालों बाद मिली है। बस अब मेरी दोस्त भी मुझे मिल जाए। कौन दोस्त दीदी? कुछ नहीं, ये बता ये मिहिर की क्या कहानी है? मृणालिनी अंजलि को सब बता देती है। अच्छा, हो सकता है मिहिर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। अच्छा छोटी, तू कल मिहिर को इसी जगह लेकर आना, मुझे कुछ बातों का पता लगाना है। और अंजलि और मृणालिनी खुशी खुशी लौट जाती हैं। उधर गिरगिट पेड़ पर बैठा हुआ चांद को देखता हुआ जमीन पर जा गिरता है और गिरीश में बदल जाता है कि तभी उसे चांद के अंदर विशाखा की सूरत नजर आती है। गिरीश अपनी आंखें मसलता है और फिर से चांद को देखता है, मगर उसे बार बार विशाखा का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। ये क्या हो गया मुझे? गिरगिट बेटा, लगता है तू अब मरने वाला है। अगले दिन मिहिर के पास एक फोन आता है। मिहिर, मैं सलाखा बोल रही हूँ, तुम्हें जवाब चाहिए था ना? मैं आज तुम्हें उस पहाड़ी पर मिलूंगी, आकर जवाब ले लो। और मिहिर खुश होकर पहाड़ी पर चला जाता है, जहाँ सलाखा पहले से ही खड़ी थी। मिहिर जाकर सलाखा के गले लगता है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी और तुम हाँ ही कहोगी। तभी मिहिर घुटनों पर बैठकर एक फूल निकालकर सलाखा को दे देता है। आई लव यू सलाखा, मुझसे शादी करोगी? हाँ। और सलाखा मिहिर को एक जोरदार लात मारती है। अब देखिए अगले भाग में कैसे दो बहनों की प्रेम कहानियों के एंगल के बीच कटकानंद उठाएगा फायदा, और क्या अंजलि अब अपनी बहन के साथ मिलकर सलाखा और मिहिर को बचा पाएगी इन मुसीबतों से। जानने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए नागिन का प्यार सीजन 2 के साथ ओनली ऑन पापा टीवी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।